Hello students, good morning all of you Bachcha Party. Students, today we are going to start the concept of semiconductor. Semiconductor को हम start करने वाले हैं बच्चा पार्टी. तो semiconductor को start करने से पहले उसके बारे में जो basic बातें हैं वो बातें हम पढ़ लेते हैं. देखो semiconductor की जब मैं बात करता हूँ तो मैं इसको solid से निकाल के लेके आता हूँ और solid में मैं अगर स्पेशली बात करूं, अगर आप सॉलिड को स्टडी करना चाहो तो दो तरीके से आप बेसिकली स्टडी करते हो. एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप स्टडी करते हो सॉलिड्स को. जब आप फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे स्टडी करते हो तो सॉलिड दो तरह के होते हैं. एक तो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे होते हैं एमोर्फस सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमोर्फस सॉलिड. एमोर्फस सॉलिड को हम ग्लासी सॉलिड बोलते हैं. क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है उनकी, और एटम्स के बीच जो इंटरेक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है. इंटरेक्शन का मतलब है एटम्स के बीच जो फोर्सेस होती हैं, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन, ठीक है ना, वो स्ट्रॉन्ग होता है और जो सेपरेशन है वो कांस्टेंट रहती है. जबकि जो ग्लासी सॉलिड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एमोर्फस, एमोर्फस के बीच सॉलिड जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है. देखो बच्चों, मैंने जो बात करी है वो बात करी है सॉलिड को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें मैंने दो तरह के सॉलिड देखे हैं, एक क्रिस्टलाइन और दूसरा एमोर्फस. क्रिस्टलाइन में जो रेगुलर ज्योमेट्री बनती है उसको आप क्रिस्टलाइन बोलते हो. रेगुलर जिसमें ज्योमेट्री बनती है उसमें एटम्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो कांस्टेंट रहती है, वो सारी की सारी बातें फॉलो होती हैं जो सॉलिड में होनी चाहिए, ठीक है. जबकि एमोर्फस को हम क्या बोलते हैं, ग्लासी बोलते हैं. ग्लासी होते हैं वो नेचर में, उनकी डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती. हो सकता है वहां पे बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है वहां पे कम अट्रैक्शन हो, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा, ठीक है, कि वहां पे अट्रैक्शन जो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन है वो कम भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना. अब देखो बेटा, अब मेरे पास आता है जिसको मुझे स्टडी करना है आज, जिसको मुझे स्टडी करना है वो टॉपिक है मेरा सेमीकंडक्टर. तो सेमीकंडक्टर वर्ड कहां से निकल के आया? जब हम सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के बेसिस पे जब मैं उसको क्लासिफाई करने जाता हूं तो मेरे पास सॉलिड तीन तरह के बनते हैं. एक तो जिसमें बनती है मेटल्स, एक जिसमें बनते हैं नॉन मेटल्स, एक बनते हैं भाई सेमीकंडक्टर्स, ठीक है. एक बनते हैं मेटल्स, एक नॉन मेटल्स और एक सेमीकंडक्टर, ठीक है. तो मेटल्स वो हैं जिनमें से करंट पास हो सकता है, नॉन मेटल्स वो हैं जो करंट को पास नहीं करने देते, सेमीकंडक्टर वो हैं जिनकी कंडक्टिविटी लाई करती है इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. इसके बेसिस पे आप कहते हो कि सर जी मेटल्स होते हैं ना, मेटल के पास करंट कैरियर बड़े अच्छे होते हैं, और मेटल्स के पास करंट कैरियर कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन. फ्री इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम में बैठे हैं. एटम की बाहरी बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं उनका नाम होता है फ्री इलेक्ट्रॉन. जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में है उसको आप क्या बोलते हो? मेटल्स बोलते हो आप, ठीक है ना बच्चों, उसको आप क्या बोलते हो? मेटल बोलते हो. जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं वो है आपके इंसुलेटर, और जिनके पास फ्री हैं भी और नहीं भी वो है आपके सेमीकंडक्टर. तो सेमीकंडक्टर वो हैं जिनकी कंडक्टिविटी सेमी मतलब आधा कंडक्टर, जिसकी कंडक्टिविटी लाई करती है इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. देखो बच्चों, यहाँ पे जिनके साथ मुझे डील करना है स्पेशली, मैं लेके चलूंगा सिलिकॉन या फिर मैं जर्मेनियम को लेके चलूंगा, ठीक है. सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चा पार्टी 14 और इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चा पार्टी 32, ठीक है ना. अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से करते हो, पहली सेल में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में हमारे पास यहाँ पे बचते हैं 4. और इसी तरह से इसकी भी जो वैलेंस सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं. मेरे पास सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना मेरे लिए काफी इजी रहता है, तो मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ. इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर
सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मेरे पास है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। आपको पता है बच्चों कि ये हमारे पास है न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारे पास है न्यूक्लियस जहां सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होता है और किसी भी एटम का पूरा मास भी यहाँ पे कंसंट्रेट होता है, ठीक है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास कंसंट्रेट होता है और इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपकी है पहली सेल जिसको आप बोलते हो के सेल, ये आपकी दूसरी सेल, मैं सिलिकॉन के लिए बात कर रहा हूं, ये एल सेल, और ये है आपके पास तीसरी सेल जिसको आप बोलते हो एम सेल, ठीक है ना। तो ये है आपकी आउटर मोस्ट सेल जिसको हम वैलेंस सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस आउटर मोस्ट सेल में हमारे पास है केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है ना, और ये केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स। देखो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही शेयरिंग, पेयरिंग, बॉन्डिंग जैसे काम करते होते हैं। आपको पता है कि एनर्जी जो होगा, एनर्जी लेवल जो डिफाइन होता है, ये तो जो अंदर वाले जो है ये आपकी के सेल है, ये आपकी एल सेल है, ये आपकी एम सेल है। तो के सेल वाले और एल सेल वाले कोई पार्टिसिपेट नहीं करते किसी भी चीज में, पार्टिसिपेट जो करेंगे वो आउटर मोस्ट सेल वाले करेंगे, यानी कि एम सेल वाले करेंगे। और एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब ये एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले या छोड़ दे, दोनों बातें बराबर ही हैं। अगर इसे एक्सेप्ट करना पड़े अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। अगर लूज करना पड़े तो भी ये चारों के चारों लूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेचारा अब क्या करे, ये बेचारा तो मर गया। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं जीरो केल्विन टेम्परेचर पे, जीरो केल्विन टेम्परेचर पे अगर मैं बात करूं तो सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर बिहेव करता है किसकी तरह, इंसुलेटर की तरह, इंसुलेटर की तरह। लेकिन आपको पता है कि जीरो केल्विन टेम्परेचर तो पॉसिबल ही नहीं है, टेम्परेचर की प्रेजेंस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर हाँ टेम्परेचर की प्रेजेंस आपको मिलेगी तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर टेम्परेचर है तो फिर इसकी कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ना चाहिए, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। किस फॉर्मूला से, वो हमारे पास रिलेशन था आर टी इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी। ये कॉन्सेप्ट था बच्चों, ये कॉन्सेप्ट मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में किया था। इस कॉन्सेप्ट में आर टी जो था वो रेजिस्टेंस था एट T degree Celsius temperature, T degree Celsius temperature, this is the resistance at T degree Celsius temperature, और R नोड जो था वो था रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अल्फा जो था वो था हमारे पास टेम्परेचर कॉफिशिएंट, अल्फा जो था हमारे पास वो था टेम्परेचर कॉफिशिएंट, और टी आप टेम्परेचर डिफरेंस मान लो या इनिशियल फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर मान लो, यानी कि है आपके पास टेम्परेचर ही। आप देखो अगर आप सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो 4 सेमीकंडक्टर्स, मैं आपको एक अच्छी सी बात बता दूं, सेमीकंडक्टर के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो सेमीकंडक्टर के केस में अल्फा जो था, अल्फा क्या है आपके पास, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, अल्फा की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव वैल्यू थी। अगर बच्चा पार्टी अल्फा नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा पता है आपको, कि आर टी इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 माइनस, माइनस रहेगा कुछ चीज, यानी कि एक में से कम होके एक के बराबर। कौन है एक में से कम, आर नोट एक में से कम है ना, 1 माइनस कुछ हो रहा है और 1 माइनस कुछ होके 1 के बराबर आ रहा है, आर टी के बराबर। तो इसका मतलब है आर नोट किससे बड़ा है, आर टी से बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज लेस देन रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसका मतलब है रेजिस्टेंस क्या हुआ है, इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है रेजिस्टेंस क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ है तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। अगर रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुई है तो 100% श्योर है कंडक्टिविटी क्या हुई है उसकी, इंक्रीज हुई है। कंडक्टिविटी क्या हुई है उसकी, इंक्रीज हुई है, क्योंकि रेजिस्टिविटी का उल्टा कौन होता है, कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी। दैट्स व्हाई conductivity of semiconductor will increase if we increase the temperature।
अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं ना भाई, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है बेटा, ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है बच्चा पार्टी, इंक्रीज हो जाती है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग अबाउट सेमीकंडक्टर्स। अब मेरी बात सुनो, अब सेमीकंडक्टर में आपने क्या कहा, सेमीकंडक्टर में आपने ये कहा कि सर इनकी जो आउटर मोस्ट सेल होती है ना, उसमें होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इनकी आउटर मोस्ट सेल होती है इनकम्प्लीट। हर एक एटम अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करना चाहता है, कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, मतलब शेयरिंग होती है, एंड दैट शेयरिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ सम बॉन्डिंग। और आपको मैं बता दूं कि सेमीकंडक्टर के केस में जो बॉन्डिंग होती है, दैट बॉन्डिंग इज कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो बच्चा, ऐसा नहीं है कि सेमीकंडक्टर के एटम्स की वैलेंस सेल इनकम्प्लीट ही रहती है, वो अपनी वैलेंस सेल को कंप्लीट तो करते हैं किसी ना किसी बॉन्डिंग की हेल्प से, एंड दैट बॉन्डिंग इज कोवेलेंट बॉन्डिंग एक्चुअली, है ना। तो जब मान लो मेरे पास एक एटम है, मान लो एक सिलिकॉन का मेरे पास एटम है, एक अकेला एटम है बेचारा, और इस अकेले एटम को मैं एक क्रिस्टल में लेके जा रहा हूँ, क्रिस्टल के एटम्स के अंदर लेके जा रहा हूँ, तो उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो किस तरह से चेंज होते हैं, दैट आई हैव टू स्टडी। अगर मैं फर्स्ट, जैसे कि अगर आपकी बातें मानूं और मैं सिलिकॉन के लिए बात कर रहा हूं, तो सिलिकॉन की अभी अभी मैंने बात करी थी 14 एटॉमिक नंबर विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी थी 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p2, और मैंने KLM इसके ये एनर्जी लेवल्स भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किए थे। अगर मैं यहाँ से ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी शो करना चाहूँ तो कैसे शो करूंगा, देखिए ये है मेरी ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में कितने होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 1s2, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, इसमें कितने होने चाहिए, इसमें होने चाहिए 8, मतलब ये एल सेल है, एल सेल में 8 होने चाहिए, तो 8 किससे मिलकर बनते हैं, 2s2 और 2p6, 2s2 और 2p6 जब दोनों मिलते हैं तो ये बनता है कौन सी, एल सेल। और एम सेल में भी 2 सब सेल्स हैं, और यहाँ पे 3s2 और मेरे पास आता है 3p2। देखो बच्चा पार्टी, जो आपने मेरे को बातें कही हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बातें करूं तो 1s2, ये 1s2, ये 2s2, और ये है आपके पास 2p6, और ये है बच्चा पार्टी 3s2, और ये है 3p2। देखो बच्चों, यानी कि ये आपकी बन गई, अगर मैं बोलूं तो इसको मैं कह रहा हूं ये के सेल बन गई आपकी, ये एल सेल बन गई, तो एल सेल में आपकी ये 2 सब सेल हो गई, एक ये वाली एक ये वाली। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4 और 2 6, ठीक है भाई। पी में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6, तो 6 ही हैं इसमें, तो ये फुल्ली फिल्ड है, ठीक है। और ये आउटर मोस्ट सेल है जिसको हमने बोला है कौन सी सेल, एम सेल हमने बोला है। तो एम सेल की 2 सब सेल्स हैं जिनके एनर्जी लेवल्स जो है वो अलग अलग है, इसका एनर्जी लेवल ज्यादा है, इसका एनर्जी लेवल कम है। ऑल्दो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, ऐसा नहीं होता कि हाँ जी एस और पी बहुत दूर दूर बैठे मिलेंगे आपको, बिल्कुल भी नहीं होती ऐसी बातें, कभी नहीं होती ऐसी बातें कि एस और पी आपके बहुत अलग अलग बैठे मिलते हैं ना, लेकिन थोड़ा सा गैप होता है इनके बीच में, ठीक है। और उसी गैप के अंदर अगर मैं इस सिलिकॉन एटम को दूसरे एटम के पास लेके जाऊं तो उसी गैप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के एनर्जी लेवल इसी गैप में के अंदर आ जाएंगे, और वो एक पूरा गुच्छा बना लेंगे एनर्जी लेवल्स का अलग अलग, उस गुच्छे का नाम होता है एनर्जी बैंड, ठीक है। और अब हम आगे वाला जो टॉपिक लेके आएंगे दैट इज एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर सॉलिड, और उस सॉलिड में मैंने किसको लिया है, सेमीकंडक्टर को, सेमीकंडक्टर में स्पेशली मैं किसको ले रहा हूं, सिलिकॉन को, ठीक है, जिस पे बेस होके मैं डिफरेंट डिफरेंट बातें भी करने वाला हूं। तो देखो मैंने यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन दिया वो के सेल के लिए, एल सेल के लिए, एम सेल के लिए, और उनके लिए अलग अलग सब सेल्स के लिए, और मैंने ये भी कहा कि देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी, ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट सेल है। ऑल्दो जब ये पार्टिसिपेट करेंगे ना किसी के साथ, तो इन दोनों के मिलके ही पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो कंप्लीट है, तो ये कंप्लीट है तो ये किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए ना, बट ऐसा नहीं होता, इसके इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि ये एम सेल के हैं। और यहाँ पे 3p में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 डब्बे खाली पड़े हैं, ये देखो 2 डब्बे बिल्कुल खाली पड़े हैं, ठीक है। तो यानी कि इसकी अगर मैं एक एटम की बात करूं तो इसकी 4 स्टेट्स एम्प्टी हैं, इसकी 4 स्टेट्स बिल्कुल खाली हैं, 4 स्टेट्स एम्प्टी हैं।
और अगर हाँ मैं इसका एक क्रिस्टल ले लूं, पूरा क्रिस्टल मैं ले लूं, तो इसके पास नंबर ऑफ एटम कितना होना चाहिए, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होना चाहिए। इस क्रिस्टल के पास नंबर ऑफ एटम्स कितना बनना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स बनना चाहिए इसके पास एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23 होती है ना। इतने एटम्स उसके पास बनने चाहिए। एवोगैड्रो नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब एक एटम की 4 स्टेट्स एम्प्टी हैं, ठीक है। तो n एटम्स की कितनी स्टेट्स एम्प्टी होंगी, 4n स्टेट्स उसकी एम्प्टी रहेंगी, ठीक है ना। 4n स्टेट्स उसकी एम्प्टी मिलेंगे किसी भी सिलिकॉन क्रिस्टल की, चाहे सिलिकॉन की बात कर लो चाहे फिर जर्मेनियम की बात कर लो, दोनों में 4n स्टेट्स एम्प्टी होती है, दोनों में 4n स्टेट्स क्या रहेंगी, एम्प्टी रहेंगी। ये बात आप स्पेशली नोट कर लो। अब देखो ये तो था एक बेसिक बात। अब आते हैं हम मेन आर्टिकल की तरफ, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी बोल सकते हो, दैट इज एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सॉलिड या बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड जिसे हम बोलेंगे। तो उस पे हम बढ़ते हैं। तो ये जनरल बातें थी कुछ एक सेमीकंडक्टर्स की, जिसमें मैंने सिलिकॉन और जर्मेनियम की प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने दी। अब हम आते हैं मेन आर्टिकल पे। मेन आर्टिकल हमारा क्या है, चलो देखते हैं, ठीक है। तो ये मैं ड्रॉइंग इरेज करने जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चा पार्टी, जितने भी बच्चे बैठे हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो जी, हमारे पास नेक्स्ट जो आर्टिकल जो हम लेके आए हैं वो है एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड। और सॉलिड में मैं किसको ले रहा हूँ, सॉलिड में मैं सेमीकंडक्टर को ले रहा हूँ, और स्पेशली यहाँ पे मैं किसको लेके आया हूँ, यहाँ पे मैं सिलिकॉन को लेके आया हूँ, जिसका एटॉमिक नंबर है 14 और जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सिलिकॉन। अब जो एनर्जी बैंड डायग्राम जो मैं बनाऊंगा वो मैं स्पेशली बनाऊंगा एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के बीच। इंटर एटॉमिक का मतलब है एटम्स के बीच का स्पेस, ठीक है ना। इंटर एटॉमिक स्पेसिंग की मैं बात कर रहा हूं तो ऑफ कोर्स मैं एटम्स के बीच के स्पेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपना डायग्राम बनाना, ठीक है। मेरे पास ये जो मैं एक्सिस लेके आ रहा हूं, जहां पे मैंने एरो ड्रॉप किया है, ये मैं एनर्जी के लिए लेके जाऊंगा, और यहां से ये वाली एक्सिस जो मैं लेके जाऊंगा वो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के लिए लेके जाऊंगा, ठीक है। ये देखिए बच्चा पार्टी, देखो हमें किस तरह से उसके साथ डील करना है। ये है हमारे पास ओरिजिन, और ये है हमारे पास इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। एक्स एक्सिस जो मैं ले रहा हूं वो इंटर एटॉमिक, एटम्स के बीच का स्पेस, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के लिए लेके आ रहा हूं, और ये जो एक्सिस है वो मैं एनर्जी के लिए लेके आया हूं, एनर्जी के लिए लेके आया हूं। अब देखो बच्चा, मेरे पास ना एक सिलिकॉन का एटम है, इसको, इसकी जो एंट्री है ना मैं एक पूरे क्रिस्टल के अंदर करवा रहा हूँ, ठीक है। इसकी जो एंट्री है पूरे क्रिस्टल के अंदर कराऊंगा। जैसे जैसे ये एटम्स के नजदीक जाएगा वैसे वैसे इसकी आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, ये दो सब सेल से मिलकर बनी है, 3s2 और 3p2। ये देखो देखो मैं जिसको रेड कर रहा हूँ अब, ये देखो ये 3s2 और 3p2, ये आउटर मोस्ट इसकी सेल, सेल की दो सब सेल है। अब इन दोनों की जो एनर्जी है ना जो अलग अलग थी, वो कैसे उसके लेवल चेंज होंगे आप देखना उसको, ठीक है। और फाइनली वो एक पूरा गुच्छा बना लेगा जिसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। वो एनर्जी बैंड किस तरह से फॉर्म करेगा, ये सारी बातें हमें इस डायग्राम में सीखनी है, ठीक है। अब देखो इसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो ड्रॉ कर देते हैं हम, जैसे कि एस के लिए एनर्जी लेवल कितना है, 2s2 के लिए कितना है, 2p6 के लिए कितना है, उसके बाद 3s2 और 3p2 के लिए कितने कितने एनर्जी लेवल्स है। तो वो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है ना। वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास ये है जी लोअर एनर्जी, जिसको मैं बोलता हूँ 1s2, ठीक है ना। और ये है जी फर्स्ट एक्साइटेड 2s2 और 2p6 है जी, ये देखो ये 2p6 है मेरे पास, ठीक है। और जो अपर मोस्ट है उसमें थोड़ा सा गैप ज्यादा रखता हूँ, गैप ज्यादा नहीं होता वैसे मुझे पता है, 3s2 और 3p2 में गैप ज्यादा नहीं रखना होता, ठीक है। लेकिन मैं रख रहा हूँ, क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मेरा डायग्राम ठीक बन जाए इसलिए मैं
थोड़ा सा गैप ज्यादा रख रहा हूँ, ठीक है ना बच्चा। तो ये मैंने इतना सा गैप रख लिया मैंने, ठीक है। वैसे इतना सा गैप आपको नहीं रखना, ठीक है, आपको गैप कम ही रखना है, ठीक है। अब देखो भाई हमने क्या किया, हमने कहा कि जी आपने कहा है कि 1s2 ये आपका ग्राउंड हो गया, ये आपका 2s2 और 2p6 ये आपकी k सेल थी निचली, ये l सेल थी, l सेल की 2 सब सेल बन गई, और ये m है भाई 3s2 और 3p कितना 3p2, और p जो है वो आपका एम्प्टी है, उस एक एटम की 4 स्टेट्स खाली हैं, ठीक है। जब आप इसको इंटर एटॉमिक एटम्स के बीच का सेपरेशन, इस एटम के लिए स्पेशली अगर इसके लिए सेपरेशन आप रखते हो c के बराबर, मतलब c सेपरेशन पे बैठा है ये एटम, c सेपरेशन पे बैठा है, इंटर एटॉमिक सेपरेशन मतलब ये डिस्टेंस है आपका, ठीक है। जब आपके पास इंटर एटॉमिक सेपरेशन आपका c के बराबर है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है c के बराबर है, ठीक है। या आप जैसे कि आप d के बराबर, d से प्रेजेंटेशन देके चलो क्योंकि a तक a को मैं एक्चुअल मान लूंगा, है ना, ये मान लो, फिर आप d मान लो, d आपने मान लिया इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, ये देखो बच्चा ये मैंने d माना है। अब मान लो इफ r इज इक्वल टू इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, r को मैं इंटर एटॉमिक स्पेसिंग मान रहा हूं और उसको मैं मान रहा हूं d के बराबर, बहुत ज्यादा है बच्चा, जितना एक्चुअल होना चाहिए ना उससे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो देयर विल बी नो इंटरेक्शन, ठीक है ना। ये जो r आपका d के बराबर मैंने लिया है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, किससे, एक्चुअल से, बहुत ज्यादा बड़ी है एक्चुअल से, एक्चुअल इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, जो एक्चुअल इंटर एटॉमिक स्पेसिंग होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, देन there will be no interaction between 3s2 and 3p2, 3s2 और 3p2 में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं c के इक्वल, मान लीजिए हमने इतना कर दिया, if r इज इक्वल टू c, अगर r की वैल्यू हमने c के इक्वल रख दी, ठीक है ना, c के इक्वल अगर हमने रख दी तो इस सिचुएशन में भी जो c की वैल्यू है वो बड़ी है किससे, एक्चुअल से, एक्चुअल इंटर एटॉमिक स्पेसिंग को मैं a से लिख रहा हूं, ठीक है, a से। तो यहां पे भी देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स, नो स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स, ऑफ एनर्जी लेवल्स, यहां पे भी कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी एनर्जी लेवल्स की, यानी कि यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो आपका नॉर्मल बन जाएगा, सी पे आके भी इन दोनों के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, देखो बच्चों ये अलग अलग ही बैठे, ठीक है, सी पे आगे भी कोई इंटरेक्शन हमने नहीं ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या कहते हैं, अब हम कहते हैं कि सी और हमने मान लिया बी, यहां पे एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया बी के इक्वल, मान लीजिए थोड़ा सा डिस्टेंस हम ले लेते हैं बी के इक्वल, ये हम ले लेते हैं बी, ठीक है। तो अब आप सी और बी के बीच में जब आओगे, सी और बी के बीच में जब आओगे, ठीक है ना, यानी कि आपका बी के बराबर नहीं है, बी से लेस है आर का वैल्यू, और किससे, बी और सी के बीच हम लाई करते हैं, बी और सी के बीच लाई करते हैं, ठीक है। आर का वैल्यू जो वो है बी इज लेस देन आर, मतलब आर बड़ा है किससे, बी से, लेकिन छोटा है किससे, सी से, ठीक है। यहां पे क्या होगा कि यहाँ पे एटम्स के बीच, ये जो एटम है ना सिलिकॉन वाला, वो दूसरे एटम्स के बीच क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा, उनके आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करना शुरू कर देंगे, इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यानी कि यहां पे इंस्टेड ऑफ ए सिंगल लेवल, यहां पे क्या होगा, इंस्टेड
of a single level, instead of a single level, we get a closely packed, we get a closely packed ठीक है, लेवल्स। लेवल्स मतलब क्या है भाई, कि जब आप इसको ना इस डिस्टेंस से कम कर रहे हो ना, इस डिस्टेंस से कम कर रहे हो, तो इस डिस्टेंस से जब आप कम कर रहे हो तो आपका जो इंटरेक्शन है वो कुछ इस तरह का हो रहा है कि S और P की जो सेल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर देती है दूसरों के साथ। दूसरों के साथ जब इंटरेक्ट करना शुरू करती हैं तो उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं जो अलग अलग थे वो हमें क्या दिखने लगते हैं, धीरे धीरे उनके एनर्जी लेवल टूटने लगते हैं। ये देखो S और P टूट रहे हैं और टूट के एक एनर्जी लेवल बना लेते हैं। एक एनर्जी लेवल किस डिस्टेंस पे आ गए, वो डिस्टेंस आ जाता है आपके पास ये इतना किसके बराबर है, B के बराबर है। जब आपका एटम्स के बीच स्पेसिंग B के बराबर हो जाती है तब उनके जो एनर्जी लेवल्स है ना वो आपको एक दिखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये कैसा पॉसिबल होता है जब एनर्जी लेवल एक दिखते हैं? देखो आपने जनरल हमारी लाइफ में देखा होगा, डेली लाइफ में, कि मान लो हम किसी के पड़ोस में रह रहे हैं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पड़ोसी के पास गाड़ी है, तो मैंने पड़ोसी की गाड़ी मांग ली और अपना काम चला दिया। अब दूसरे जो देखने वाले हैं उसको क्या लग रहा है कि इसके पास गाड़ी है, बट वो एक्चुअल में मेरी नहीं है, एक्चुअल में मेरी नहीं है। लेकिन जब दूसरे ने इस बात को देखा ना तो मेरा जो एनर्जी लेवल था, मेरा जो लेवल था ना वो चेंज हो गया। ठीक है, मेरा जो लेवल था वो चेंज हो चुका है। अब जैसे जैसे मैं एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम करता जा रहा हूं, वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट की एनर्जीज मेरे साथ मिलके क्या बना रही हैं, एक बैंड बना रही हैं, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स की एनर्जी मिलके मेरे साथ एक ग्रुप बना रही है पूरा का पूरा। और इस तरह से वो बनता जाएगा, कब तक बनता जाएगा, इस तरह से वो एक ग्रुप बनता जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो एक्चुअल होना चाहिए, मान लीजिए एक्चुअल इतना होना चाहिए, एक्चुअल, ठीक है ना, इतना एक्चुअल होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्चुअल सेपरेशन होना चाहिए, एटम्स के बीच इतना होना चाहिए सेपरेशन। ठीक है, अब जब मैं इस सेपरेशन तक पहुंचता हूं ना कि एक्चुअल इतना होना चाहिए, तो देखो S और P जो ये सेल्स है ये दूसरे के S और P के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। जब दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो इसके एनर्जी लेवल क्या होंगे, चेंज होंगे। और चेंज होते होते यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या होगा कि कुछ एक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाएगी, बहुत ज्यादा आ जाएगी तो वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। और कुछ एक के पास एनर्जी कम रह जाएगी, मतलब यहाँ पे आते आते कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऊपर आ गए, कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नीचे आ गए, मतलब इन दोनों के बीच क्या आ गया, एक गैप आ गया। इन दोनों के बीच एक गैप आ गया, इस गैप का नाम होता है एनर्जी गैप। जैसे कि हम अपनी सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी में रहते रहते आ जाता है ना गैप, कुछ लोग अमीर ज्यादा हो जाते हैं, कुछ लोग गरीब ज्यादा हो जाते हैं। तो जो गरीब हो जाते हैं उनके साथ अमीर ज्यादा बातें करना पसंद ही नहीं करते, है ना। तो अमीर लोगों का एक ग्रुप बन गया यहाँ पे, और उनका जो ग्रुप बना है वो ऐसे बनता गया कि उनके पास एनर्जी जो थी वो काफी ज्यादा थी। ठीक है, तो ये अमीर लोगों का एक ग्रुप बन गया, यहाँ पे मैं इसको अलग से ग्रुप बना देता हूँ। ठीक है, तो ये अमीर लोगों का एक ग्रुप बना और ये बेचारे गरीब लोगों का एक ग्रुप बन गया, ये ऐसे गरीब लोगों का एक ग्रुप बना दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे एक गरीब लोगों का ग्रुप बन गया और इन दोनों के बीच कुछ एनर्जी गैप आ गया। इस एनर्जी गैप को मैं लिख रहा हूं Eg से। ये अमीर लोगों के ग्रुप को, ग्रुप यहाँ पे किस नाम से जाना जा रहा है, बैंड नाम से जाना जा रहा है। तो ये इस बैंड का नाम मैंने लिखा कंडक्शन बैंड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी बहुत ज्यादा थी। अगर एनर्जी बहुत ज्यादा थी तो वो कंडक्ट कर सकते थे किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, तो इसलिए मैंने इस बैंड का नाम क्या रखा, कंडक्शन बैंड रखा। ठीक है, और नीचे वाले लोअर बैंड का नाम मैंने क्या लिखा कि इसके इलेक्ट्रॉन्स बेचारे गरीब थे, वो गरीब थे मतलब कम एनर्जी थी, तो कम एनर्जी थी तो वो करंट को क्या कंस्टिट्यूट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो उनका नाम मैंने लिखा वैलेंस बैंड, क्योंकि इसमें बैठे होंगे वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखो बच्चा पार्टी, आपके पास
3 बैंड्स बने हैं यहाँ पे। एक आपका बना है वैलेंस बैंड। अब वैलेंस बैंड अपने नाम से ही जाना जाएगा, वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन। तो क्या आप किसी मेटल को जब टच करते हैं तो वो करंट मारती है, उसके पास वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन तो होते हैं ना, नहीं मारती ना। तो क्यों? क्योंकि उनके पास एनर्जी कम होती है। तो वैलेंस बैंड जो है, बाहरी बाहरी बैंड होगा, वो आपको पता है उसमें इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, या तो वो पार्शियली फिल्ड मिलेगा आपको, या तो वो पार्शियली फिल्ड मिलेगा, वैलेंस बैंड या तो पार्शियली फिल्ड मिलेगा या फिर कंप्लीटली फिल्ड मिलेगा। वैलेंस बैंड की बातें कर रहा हूं मैं, या तो पार्शियली फिल्ड मिलेगा या फिर कंप्लीटली फिल्ड मिलेगा। क्या वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन करंट के लिए पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन्स करंट के लिए पार्टिसिपेट नहीं करते, करंट नहीं बनाते होते। ठीक है, अब आती है बात कंडक्शन बैंड की। कंडक्शन, कंडक्शन तो नाम ही कंडक्शन, मतलब कंडक्ट तो करेगा। अब क्या हर किसी के पास किसी भी मेटल को आप टच करके देखो तो क्या वो करंट मारती है? कभी नहीं मारती। तो इसका मतलब क्या है? कभी नहीं मारती, इसका मतलब और वो करंट कब मारती है? जब उसको प्लग में लगा दो। तो ये या तो एम्प्टी मिलेगा, खाली मिलेगा, या फिर पार्शियली फिल्ड मिलेगा। कंप्लीटली फिल्ड कभी नहीं होते ये कंडक्शन बैंड, या पार्शियली फिल्ड मिलेगा। ठीक है, और ये जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं किसके लिए? पार्टिसिपेट करते हैं किसके लिए? करंट के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। 100% श्योर है ये बात। ठीक है, 100% श्योर है कि ये करंट बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है ना, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो वो करंट कंस्टिट्यूट करेंगे। अब एनर्जी गैप क्या चीज है? इजी। यहाँ पे मैंने जो इजी लिखा है जिसका मतलब है एनर्जी गैप। एनर्जी गैप का क्या मतलब है? दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड to move electrons from VB वैलेंस बैंड टू CB यानी कि कंडक्शन बैंड। यानी कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाने में कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, वो एनर्जी आपके पास क्या मिलेगी? एनर्जी गैप के बराबर मिलेगी। अब बच्चा पार्टी, अगर मैं आपसे बात करना चाहूं मेटल्स के लिए, तो मेटल्स के लिए एनर्जी गैप क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इंसुलेटर के लिए एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, और सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी गैप इन बिटवीन लाई करता है। देखो बच्चा, अगर हमारे पास है सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी गैप की वैल्यू होती है। अगर जर्मेनियम की बात करी जाए तो जर्मेनियम के लिए एनर्जी गैप की वैल्यू होती है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना भाई, ये एनर्जी गैप की वैल्यू है सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए। अगर आप इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर के लिए, फॉर इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स के लिए अगर हम बात करें तो एनर्जी गैप जो होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर रहेगी किससे? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। हाँ, डायमंड के लिए स्पेशली मैं लिख रहा हूं, डायमंड के लिए एनर्जी गैप की वैल्यू होती है बेटा कितना? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। डायमंड के लिए स्पेशली मैंने मेंशन किया है डायमंड। ठीक है, तो डायमंड के लिए एनर्जी के गैप का वैल्यू इतना होता है। और ध्यान रखिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है बेटा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को देखते ही आप समझ जाते हो कि ये कैसी एनर्जी है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत सी जगह पे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा होता है। मेगा का मतलब होता है 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो इसे तो इसकी वैल्यू बन जाती है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। हाँ, बहुत सारी जगह पे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखा होता है, जहां किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हो 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दो इसे तो 1.6 इंटू 10⁻16 जूल। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द this is all about the energy band diagram. Now we will talk about इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए मैं बात करने वाला हूं, ठीक है, जिसमें इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर। तो वो बात करने से पहले क्या ये आर्टिकल सभी बच्चों को समझ में आ गया?
प्लीज मेरे को फटाफट से बता दो। फटाफट से मैसेज कर दो मेरे को। हाँ जी, समझ में आ गया? अच्छा, मैसेज आ गए मेरे पास। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, हमने यहाँ पे बात करी प्योर सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर के लिए हमने कहा कि हमारे जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड हैं उनमें एक एनर्जी गैप है। दैट एनर्जी गैप इज बेसिकली 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप है। ठीक है, अगर हम वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में लेके जाना चाहते हैं तो हमारे पास एनर्जी गैप होगा। दैट एनर्जी गैप इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इस गैप को किसी ना किसी तरह से मिनिमाइज कर दें, ठीक है, तो फिर बात बन जाएगी। तो ये जो बात मैंने करी है ये 0 केल्विन टेम्परेचर पे करी है। हाँ, अगर मैं रूम टेम्परेचर की भी बात करता हूं ना, तो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने की एबिलिटी रखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ जो मैंने आपको डायग्राम से प्रेजेंटेशन दी वो एक प्योर सेमीकंडक्टर की प्रेजेंटेशन दी। प्योर का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल द इम्प्योरिटीज। ये फ्री था फ्रॉम ऑल द इम्प्योरिटीज। और यहाँ पे जो बॉन्डिंग मैंने शो कर रखी है दैट बॉन्डिंग इज कोवेलेंट, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा, देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अपना, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का, एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से ये अपनी आउटर मोस्ट सेल को क्या करता है, कंप्लीट करता है। अब इसकी आउटर मोस्ट सेल में आप जाके देख लो, इस जर्मेनियम की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं आपको? आपको दिख रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं हमें, वही हमें चाहिए थी। ठीक है, इसी तरह से इसके लिए देख लो कि ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का शेयर कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेगा। ये देखो मैं येलो कलर से शो कर रहा हूं उसको, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का, एक इलेक्ट्रॉन अपना। ठीक है ना? इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का, एक इलेक्ट्रॉन अपना, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का, एक इलेक्ट्रॉन अपना। ये देखो, अब इसकी वैलेंस सेल देखो, इसकी भी वैलेंस सेल कंप्लीट है। यानी कि ये जो बॉन्डिंग है, जिस बॉन्डिंग को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो है कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे कंडक्शन हो, यहाँ पे करंट बने। करंट बने इसके लिए क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे तो कोई फ्री है नहीं, सारे के सारे बॉन्डिंग में बिजी हैं, है ना? अगर आप यहाँ से मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया, यहाँ से आपका ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो जैसे ये बाहर आया, यहाँ पे एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी। ये देखो डेफिशिएंसी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्रिएट हो गई, डेफिशिएंसी। यानी कि ये बॉन्ड कंप्लीट करना है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए। इस डेफिशिएंसी का नाम हमने क्या रखा है? होल रखा है। इस डेफिशिएंसी का नाम हमने क्या रखा है? होल रखा है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन हम बॉन्ड तोड़ के बाहर निकालेंगे उतने ही होल्स यहाँ पे जनरेट होंगे। यानी कि जितना नंबर इलेक्ट्रॉन्स का रहेगा उतना ही नंबर होल्स का रहेगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और होल्स पे बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। पॉजिटिव चार्ज रहेगा इनके ऊपर। ठीक है ना? तो बाय डिफॉल्ट इनके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब आपको मैंने ये बात स्पेशल बता दी कि अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो जितना नंबर इलेक्ट्रॉन्स का रहता है उतना ही होल्स का रहता है। ये आपने यहाँ पे किसके साथ डील किया था? ये आपके पास जर्मेनियम का क्रिस्टल था जिसके साथ आपने डील किया था, जर्मेनियम क्रिस्टल के साथ। देखो बच्चों, जिस कॉन्सेप्ट के साथ मैं डील करके आया हूं ना, दैट्स द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास फर्मी एनर्जी की बड़ी बातें होती हैं, तो आप उस फर्मी एनर्जी को भी ध्यान से पढ़ लो बच्चा पार्टी। फर्मी एनर्जी क्या चीज होती है? फर्मी एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करके चलते हैं? ये एनर्जी है फ्री पार्टिकल के पास। फ्री पार्टिकल का मतलब है इलेक्ट्रॉन के पास। ठीक है, ये है एनर्जी, ये मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी भी बोल सकते हैं। एनर्जी पोसेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन
by electron at 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 केल्विन टेम्परेचर पे वो कितना एनर्जी प्रोसेस करता है, दैट एनर्जी इज फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी का जो वैल्यू है वो वेरी करता है फ्रॉम सबस्टेंस टू सबस्टेंस। अलग अलग सबस्टेंसेस के लिए फर्मी एनर्जी की जो वैल्यूज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। एक वैल्यू नहीं होती, एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती, ठीक है। फर्मी एनर्जी की वैल्यूज अलग अलग एग्जिस्ट करती हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में, जिस लेक्चर को आप पढ़ रहे हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए, हमने एक बात स्पेशल पढ़ी है कि यहाँ पे जो एनर्जी गैप है उसकी वैल्यू किस किस के बीच लाई करती है, मेटल्स और नॉन मेटल के बीच लाई करती है। जिसको हमने लिया वो जर्मेनियम है, उसके लिए एनर्जी गैप है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट 0 केल्विन टेम्परेचर। ये बात याद रखना बेटा, 0 केल्विन टेम्परेचर पे है। अगर हम सिलिकॉन की बात करते हैं तो एनर्जी गैप की वैल्यू होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 केल्विन टेम्परेचर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है उसकी वैल्यू। और आपको मैंने पहले भी बताया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 into 10⁻⁻19 क्या जूल, -19 जूल के बराबर होगी। दिस इज द एनर्जी। अब बात आती है कि क्या हम इसको बहुत ज्यादा बहुत अच्छा कंडक्टर बना सकते हैं? तो दैट कंडक्टर, इसको कंडक्टर बनाना बहुत इजी है। बस इसमें हमें क्या करना है, इम्प्योरिटी ऐड करनी है। ये हमने प्योर सेमीकंडक्टर लिया है, इम्प्योरिटी ऐड करने को हम बोलते हैं डोपिंग। यहाँ पे प्योरिटी ऐड करने का मतलब होता है डोपिंग। डोपिंग का क्या मतलब होता है? डोपिंग का सीधा सीधा मीनिंग है इम्प्योरिटी ऐड करना। कैसे हम इम्प्योरिटी को ऐड कर सकते हैं, ठीक है? देखो भाई, देखो बच्चों, अब टाइम हो चुका है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो हम अपनी क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।